वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, और ये हम एक प्रमेय की हेल्प से सिद्ध करेंगे जो कि आपकी 10th की एनसीईआरटी बुक में प्रमेय क्रमांक 1.3 में दे रखा है। ठीक है, प्रमेय क्या है हम समझ लेते हैं। प्रमेय में दे रखा है कि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और a जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर धनात्मक पूर्णांक या a जो है धनात्मक पूर्णांक है। अब यदि a स्क्वायर p से विभाजित होता है तो फिर a भी p से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। प्रमेय में ये दिया हुआ है कि माना p एक अभाज्य संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और यदि a स्क्वायर जो है p से विभाजित होता है तब a भी p से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रमेय की हेल्प से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से सॉल्व करेंगे जिसका नाम है विरोधोक्ति विधि। ठीक है, क्या नाम है, विरोधोक्ति विधि या कॉन्ट्रोडक्शन मेथड इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विरोधोक्ति विधि क्या होती है। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसके विपरीत हम यहाँ पर मान लेंगे। मतलब यहाँ पर वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है तो इसके विपरीत हम वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय का विपरीत क्या होता है, परिमेय। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कल्पना किया है, एज्यूम किया है। ठीक है, अब ये अंत में जब हम सवाल हल करेंगे तो ये हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत सिद्ध हो जाएगी। मतलब ये जो हमने माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है वो कल्पना गलत हो जाएगी या गलत सिद्ध हो जाएगी, जिससे कि वर्गमूल 5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो दिया हुआ है उसके विपरीत हमने वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, अब चूंकि वर्गमूल 5 को हमने परिमेय संख्या माना है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 5 बराबर लिख देंगे क्या, a बटे b। अब हमने a बटे b क्यों लिखा, क्योंकि परिमेय संख्या को हम a बटे b की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लिख देते हैं कि a और b क्या है, तो जहाँ a और b जो है ना वो सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा जहां पर b बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, अब b बराबर नहीं है 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यदि हम b बराबर 0 लिखेंगे ना तो a बटे क्या हो जाएगा, 0, और ये पूरी टर्म हो जाएगी अनंत। ठीक है, तब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बटे में यदि क्या हो 0 तो वो संख्या हो जाती है अनंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, तो सह अभाज्य पूर्णांक का अर्थ भी जान लेते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन गुणनखंड होता है, एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि b का पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 और ये हो जाएगा b बराबर क्या होगा, a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है ना, तो वर्ग जैसे ही करेंगे तो वर्गमूल 5 का वर्ग कितना होगा, 5। b का वर्ग क्या होगा, ये b का वर्ग हो जाएगा, और दोनों पक्षों का करना है तो a का वर्ग हो जाएगा, ये a का वर्ग। ठीक है, इसे हमें दे देना इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1,
क्योंकि इसकी हेल्प से हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, यदि मैं 5 का पक्षांतर कहाँ कर दूं, इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b वर्ग बराबर a वर्ग बटे क्या 5। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रमेय 1.3, क्योंकि यहाँ पर a वर्ग बटे क्या आ रहा है p और यहाँ पर क्या आ जाएगा a वर्ग बटे 5। ठीक है, तब यहाँ पर प्रमेय लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है, इसलिए a को भी क्या करेगा, p विभाजित करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे कि a वर्ग 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा या विभाज्य होगा। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा या कहाँ से लिखेंगे, प्रमेय क्रमांक 1.3 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि a वर्ग 5 से विभाज्य है, अतः प्रमेय से क्या हो जाएगा कि a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, a भी 5 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर a के क्या क्या मान हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित होती है वो a के मान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, आदि हो सकते हैं, क्योंकि इन सारी संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, ठीक है, और 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 20 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4। तो यहाँ पर a जो हमने मान रखा है या a संख्या जो माना हुआ है, इसमें एक आप कॉमन चीज़ देख रहे होगे कि सभी जगह पर 5 तो एक गुणनखंड है ही। ठीक है, उसके अलावा बाकी क्या आ रहे हैं, पूर्णांक आ रहे हैं। ठीक है, तो इन पूर्णांकों की जगह हम क्या रख देंगे, कोई भी एक संख्या, और 5 तो हम रखेंगे ही। ठीक है, तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 5, और इन पूर्णांकों की जगह हम क्या रख देते हैं, c। होप आपको ये समझ में आया होगा कि a बराबर 5c कैसे आया। ठीक है, 5 तो कॉमन गुणनखंड है ही और बाकी पूर्णांकों की जगह मैंने रख दिया है c। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस a के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना, अतः a भी 5 से विभाज्य होगा, इसे हम कथन नंबर a दे देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। ठीक है, अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा कि ये 5b का वर्ग हो जाएगा बराबर a वर्ग की जगह हम क्या रख देंगे, अब 5c और ये पूरे का वर्ग। ठीक है, तो ये 5b का वर्ग तो रहेगा ही, और इधर हो जाएगा, ये 5 का वर्ग होता है 25 और ये हो जाएगा c का वर्ग। ठीक, अब देखिए 5 का जैसे ही मैं पक्षांतर करूंगी तो यहाँ पर 25 जो है 5 से कट जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट काट दे रही हूँ, 5m होता है 25, तो यहाँ पर आया b वर्ग बराबर क्या 5c का वर्ग, या फिर हम इसको पलट कर लिख देते हैं तो 5c का वर्ग बराबर यहाँ पर क्या आ गया b का वर्ग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ ताकि हम आगे यहाँ पर सॉल्व कर पाए। अब आप लोग देखिए समीकरण 1 और ये वाली लाइन सेम दिख रही है आपको, सिर्फ a वर्ग की जगह पर यहाँ पर क्या है b वर्ग और यहाँ पर b वर्ग की जगह क्या है c वर्ग। ठीक है, अब देखिए फिर से हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, प्रमेय 1.3। वो कैसे कि जैसे ही मैं यहाँ पर इसका क्या करूँगी, 5 का पक्षांतर, तो b वर्ग बटे क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब b वर्ग 5 से क्या होगा विभाज्य, इसका मतलब b भी 5 से क्या होगा विभाज्य। तो वही लाइन हम यहाँ लिख देते हैं सेम इस तरह से, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि b वर्ग 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन लगभग यहाँ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये बात बहुत समझने योग्य है। सबसे पहले हम इसको कथन नंबर b नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि b भी 5 से विभाज्य होगा, और यहाँ पर लिखा है समीकरण या कथन नंबर 1 में कि a भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों ही 5 से भी विभाज्य हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए a और b या a बट्टे b परिमेय संख्या तब होती जब
ए और बी दोनों क्या होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। इसका मतलब ए और बी का सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन गुणनखंड होता, एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता। लेकिन हम लोग कथन नंबर 1 और कथन नंबर 20 से देख पा रहे हैं कि इन दोनों का कॉमन गुणनखंड 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ पर लिख देते हैं कि कथन ए व बी से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, जो हमने लिखा है उसको हमने यहाँ लिख दिया कि ए 5 से विभाज्य हो रहा है और बी भी 5 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो वही लाइन लिख देंगे, इसीलिए ए और बी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं है। अब ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसीलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमने जो एज्यूम किया था या जो हमने कल्पना की थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध होता है। इसलिए हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हम विरोधोक्ति विधि या विरोधोक्ति मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ कि विरोधोक्ति मेथड का यूज़ करके हमने यहाँ पर हमें जो दिया था उसके विपरीत माना है कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो इसे हमें ए बटे बी के रूप में लिखना होगा, तो हमने लिख दिया। ठीक है, जहाँ पर ए और बी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ए के बराबर हमने लिख दिया वर्गमूल 5 इंटू बी। ठीक है, दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया, वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया, प्रमेय क्रमांक 1.3 है ना, जिसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब ए का हमने मान क्या मान लिया है, 5c। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व किया तो वापस से हमारे पास वही सिचुएशन आ गई जहाँ पर हमने लिख दिया कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी जो है 5 से भी विभाज्य होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ए और बी का एक के अलावा एक और कॉमन गुणनखंड आ गया है जो कि है 5। ठीक है, इसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी सहअभाज्य संख्या तो बिल्कुल नहीं होंगी या सहअभाज्य पूर्णांक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, जिससे कि वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अब चूंकि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, या वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सिद्ध किया। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।